हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल हिट हाई में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं जो आने वाले किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम, चाहे वो रेलवेज का हो चाहे वो यूपीएससी का हो, उसमें आपको हेल्प करेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, जो पहला क्वेश्चन है वो है ऑस्लो अकॉर्ड से रिलेटेड। ये ऑस्लो अकॉर्ड की जो टर्म है ये बहुत ज्यादा न्यूज में बनी रहती है। तो देखते हैं ऑप्शंस क्या क्या दिए गए हैं हमें नीचे। ऑप्शन ए है इजिप्ट एंड सूडान, ऑप्शन बी है इजराइल एंड पैलेस्टीन, ऑप्शन सी है इराक एंड ईरान और ऑप्शन डी है तुर्कमेनिस्तान और अफगानिस्तान। सो इजिली हम इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं कि ऑप्शन बी है इजराइल एंड पैलेस्टीन, क्योंकि मैंने यहाँ एक पिक्चर डाली हुई है जिसमें पैलेस्टीन का और इजराइल का एरिया इजिली मार्क किया गया है। सो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि 1947 से पहले कितना ज्यादा एरिया पैलेस्टीन का था, ये ग्रीन में जो मार्क्ड है सारा, और 2020 तक कितना ज्यादा एरिया इजराइल ने ऑक्यूपाई कर लिया है और पैलेस्टीन का एरिया जो ग्रीन में मार्क्ड है ये कितना कम रह गया है। तो थोड़ा जान लेते हैं कि ऑस्लो अकॉर्ड्स हैं क्या। एक्चुअली ऑस्लो अकॉर्ड्स 1993 में साइन किए गए थे। ये एक तरह से पीस प्रोसेस है, यानी कि जो पैलेस्टीन है और जो इजराइल है इसके बीच में शांति बनी रहे और जो इजराइल है वो फर्दर पैलेस्टीन का एरिया ऑक्यूपाई ना करे। सो इससे रिलेटेड है ये ऑस्लो अकॉर्ड्स। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है वो है टाइगर रिजर्व से रिलेटेड है और यहाँ पर 4 टाइगर रिजर्व दिए गए हैं, साथ में लोकेशन के साथ आपने मैच करना है। तो पहला जो टाइगर रिजर्व है वो है कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, सेकेंड जो है वो है बक्सा टाइगर रिजर्व, जो थर्ड टाइगर रिजर्व वो है अम्बराबाद टाइगर रिजर्व और फोर्थ है डंबा टाइगर रिजर्व। अब इसको लोकेशन को मैच करने के लिए हम पहले इन टाइगर रिजर्व्स को देख लेते हैं कहाँ कहाँ लोकेटेड हैं। तो कॉर्बेट टाइगर रिजर्व है, यहाँ आप देख सकते हैं ये थोड़ा उत्तराखंड की तरफ है, तो ऑप्शन 1 मैच करता है ऑप्शन सी के साथ। फिर बक्सा टाइगर रिजर्व देखते हैं, आप यहाँ देख सकते हो वेस्ट बंगाल की तरफ ये पड़ रहा है, तो ऑप्शन जो 2 है वो डी के साथ मैच कर रहा है। फिर ऑप्शन 3 में है अम्बराबाद टाइगर रिजर्व, इधर हम देखते हैं थोड़ा सा नीचे तेलंगाना की तरफ ये जा रहा है। और डंपा टाइगर रिजर्व ऑब्वियसली मिजोरम की तरफ मैच कर रहा है। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो हमारा जो ऑप्शन सी है, यानी कि 1 इज सी, 2 इज डी, 3 इज बी एंड 4 इज ए, ये मैच करता है। तो आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा गोल्डन लंगूर से रिलेटेड। अब यहाँ जो ऑप्शन दिए गए हैं उसको पढ़ लेते हैं। दे आर फाउंड ओनली इन असम एंड पार्ट्स ऑफ भूटान। देन ऑप्शन 2 है इट इज वन ऑफ द मोस्ट एंडेंजर्ड प्राइमेट स्पीशीज इन इंडिया। एंड ऑप्शन 3 है इट इनहेबिट्स द एरिया बाउंडेड बाय द 3 रिवर, ब्रह्मपुत्र इन द साउथ, मनस इन द ईस्ट एंड संकोच इन द वेस्ट। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो गोल्डन लंगूर है कुछ इस तरह से दिखाई देते हैं और इस ऑप्शंस को हम अच्छे से समझ लेते हैं। पहला ऑप्शन ये कह रहा है कि ये सिर्फ असम में और पार्ट्स ऑफ भूटान में पाए जाते हैं। दूसरा ऑप्शन कहता है ये मोस्ट एंडेंजर्ड प्राइमेट स्पीशीज हैं इंडिया के। एंडेंजर्ड प्राइमेट स्पीशीज का मतलब ये होता है कि ये विलुप्त होने वाली प्रजाति हैं। और थर्ड ऑप्शन ये कहता है कि जहां ये रहते हैं वहां पर ये 3 रिवर्स मिलती हैं, ब्रह्मपुत्र, मनस एंड संकोश। तो फ्रेंड्स, ये जो गोल्डन लंगूर है ज्यादातर नॉर्थ ईस्ट एरिया में पाए जाते हैं और नॉर्थ ईस्ट में स्पेसिफिकली ये असम और भूटान में ही पाए जाते हैं। अब ये जो लंगूर हैं ये धीरे धीरे विलुप्त हो रहे हैं। और थर्ड ऑप्शन जो है वो भी करेक्ट है, जिसमें ये 3 रिवर्स के बारे में बात हुई। तीनों रिवर्स कहाँ मिलती हैं? ये नॉर्थ ईस्ट में मिलती हैं। तो अगर हम देखें तो ऑप्शन डी जो है, ये तीनों ऑप्शन जो है करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्रिस्पर केस 9 टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। क्रिस्पर केस 9 टेक्नोलॉजी ये जो बहुत ज्यादा न्यूज में रहती है और बहुत सारे पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देख लेते हैं क्या क्या ऑप्शन दिए गए हैं हमें। ऑप्शन 1 है क्रिस्पर टेक्नोलॉजी अलाउज टू इजिली ऑल्टर डीएनए सीक्वेंस एंड मॉडिफाई जीन फंक्शन। ऑप्शन 2 है इट कैन बी यूज्ड टू करेक्ट द सिकल सेल एनीमिया, जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर। और ऑप्शन 3 है जेनेटिक एडिटिंग सिस्टम डज नॉट अगर नेचुरल इन द ऑर्गेनिज्म। सो इस टेक्नोलॉजी को समझाने के लिए मैंने ये एक पिक्चर लगाई है, इससे मैं आपको लेमन टर्म्स में इजीली समझा देती हूँ कि क्रिस्पर केस 9 टेक्नोलॉजी है क्या, व्हाट इज इट। सो आप देखते हैं कि एक पेशेंट है जो मान लीजिए सिकल सेल एनीमिया से ये ग्रसित है, ये जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर है। जेनेटिक का मतलब ये होता है कि ये हमारी सेल्स के अंदर ही जो चेंजेस होते हैं उसकी वजह से उसको ये डिसऑर्डर हुआ है। अब इसमें से हमने कुछ सेल्स, इसकी बॉडी में से हमने कुछ सेल्स को अलग कर लिया है। आप ये देख रहे हैं कुछ सेल्स यहाँ पड़ी हुई हैं। अब इन सेल्स के अंदर जो जेनेटिक डिसऑर्डर है उसको कैसे हम ठीक कर सकते हैं, उससे रिलेटेड है ये टेक्नोलॉजी। क्रिस्पर केस 9 का मतलब सिंपली ये है कि ये जीन एडिटिंग करती है। जीन एडिटिंग का मतलब क्या है? मान लीजिए आप ये जो एक सेल है, सेल के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अंदर हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है जिसे हम डीएनए या आरएनए कहते हैं। अब ह्यूमन बीइंग है तो मोस्टली डीएनए ही होगा। कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। अगर हम स्ट्रक्चर को थोड़ा बड़ा करके देखें, आगे भी ऐसा स्ट्रक्चर बना हुआ है, तो अगर हम इसको थोड़ा बड़ा करके देखें तो हम ये देखते हैं कि ये जो एरिया है और ये पार्ट जो है इसका, यहाँ पर जो जेनेटिक मटेरियल है थोड़ा ऑल्टर हो रखा है, किसी भी वजह से ऑल्टर हो सकता है।
म्यूटेशन हो सकती है, या फादर मदर को पहले से कोई प्रॉब्लम हो, उससे इनहेरिट हो सकता है। तो यहाँ पे क्या करा जाता है, जो मॉलिक्यूलर सीजर्स होती है यानी कि Cas9 जो होता है उसका यूज करके इस एरिया को काट दिया जाता है। तो आप देखते हैं जो ये जेनेटिक मटेरियल है पूरा, इसमें से ये जो एरिया है इसको कट कर दिया गया है, यानी कि डबल स्ट्रैंडेड ब्रेक, यानी कि ब्रेक कर दिया गया, हटा दिया गया। और इसकी जगह पे क्या है, एक नया जीन, जो नया मटेरियल था उसको यहाँ पे इंसर्ट कर दिया गया है। तो आप देख रहे हैं कि जो जीन यहाँ पर जो एरिया खराब था उसको हटाकर हमने नया एरिया यहाँ पे इंसर्ट कर दिया है जो हेल्दी है, जिसमें ये प्रॉब्लम नहीं है। इसको दोबारा सेल्स को हमने निकाल कर और दोबारा जो पेशेंट था उसमें इंसर्ट कर दिया है। तो आप देखेंगे इस पूरे टेक्नोलॉजी में हमने क्या किया, जो जीन थी उनको एडिट कर दिया, उनके जेनेटिक मटेरियल को, और दोबारा इंसान में इंसर्ट कर दिया पेशेंट के अंदर। सो आप देखते हो क्रिस्पर टेक्नोलॉजी अलाउज टू इजिली ऑल्टर डीएनए सीक्वेंस। सो यहाँ पे हमने किया है, डीएनए सीक्वेंस को ही ऑल्टर किया है, तो ऑप्शन इज करेक्ट। सेकेंड ऑप्शन है, ये यूज होता है करेक्ट करने के लिए सिकल सेल एनीमिया, एक जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर। तो नाम ही इसका जीन एडिटिंग है, तो कहीं ना कहीं जेनेटिक डिसऑर्डर के लिए ही करेक्ट करने के लिए होता है, चाहे वो सिकल सेल एनीमिया, कोई भी एनीमिया हो या कोई भी डिसऑर्डर हो, करेक्ट। देन थर्ड ऑप्शन है, जीन एडिटिंग सिस्टम डज नॉट अकर नेचुरल ऑर्गेनिजम्स। बेसिकली जो टेक्नोलॉजी है क्रिस्पर Cas9 टेक्नोलॉजी जो हम ह्यूमन बींग्स पे ट्राई कर रहे हैं, ये टेक्नोलॉजी ड्राइव हुए बैक्टीरिया से। बैक्टीरिया एक ऑर्गेनिज्म होता है, आपको पता है कि जनरली बहुत सारे डिजीज भी बैक्टीरिया कर देता है और नेचुरली भी पाया जाता है। ये जो टेक्नोलॉजी है, ये जो जीन एडिटिंग का फॉर्म होता है, ये बैक्टीरिया में मिलता है। तो जेनेटिक एडिटिंग सिस्टम जो होते हैं वो नेचुरली भी प्रेजेंट होते हैं बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स में, बैक्टीरिया खास करके। सो ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि यहाँ लिखा है कि डज नॉट अकर बट इट अकर्स, वहीं से ही इस टेक्नोलॉजी को निकाला गया है। सो ऑप्शन 1, 2 एंड 3, ऑप्शन 1 ओनली, ऑप्शन 1 एंड 3, ऑप्शन 1 एंड 2। तो ऑप्शन 1 एंड 2 जो ए है वो मोस्ट करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है मैप से रिलेटेड। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन डाला है, द इंडियन स्टेट बॉर्डरिंग बांग्लादेश आर त्रिपुरा, सिक्किम, असम और मिजोरम। अब यहाँ पर हम थोड़ा मैप से स्टडी कर लेते हैं। यहाँ पर बांग्लादेश की बॉर्डर को प्रॉपर्ली मैप में दिखाया गया है, और जो इंडियन स्टेट इसके साथ बॉर्डर कर रही है वो है वेस्ट बंगाल, फिर यहाँ पे असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। आप ये देख सकते हैं कि सिक्किम काफी दूर है इस एरिया से, यहाँ बीच में बांग्लादेश से जो टच कर रहा है वो है वेस्ट बंगाल। सो सिक्किम अगर हम हटा देते हैं तो सेकेंड ऑप्शन का हट जाएगा, तो 1, 3 एंड 4। सो ऑप्शन बी इज अ करेक्ट ऑप्शन। थोड़ा हम मैप को स्टडी कर लेते हैं। नीचे की तरफ हम यहाँ देखते हैं तो बे ऑफ बंगाल पड़ता है, और यहाँ पर जो दो रिवर्स होती हैं जो बांग्लादेश में एंटर करती हैं, एक तो गंगा एंटर करती है, ऊपर से ब्रह्मपुत्रा एंटर करती है। जब गंगा एंटर करती है तो इसको बांग्लादेश में पद्मा बोलते हैं, और जब ब्रह्मपुत्रा एंटर करती है तो उसको जमुना बोलते हैं। ये दोनों रिवर जब मिलती हैं तो नीचे की तरफ ये बे ऑफ बंगाल में फॉल आउट करती हैं। इसके अलावा इस एरिया में देखिए तो यहाँ पर सुंदरबन डेल्टा मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है बैड बैंक से रिलेटेड, तो आइए स्टेटमेंट्स देख लेते हैं। अ बैड बैंक इज एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी दैट टेक्स ओवर द बैड लोन्स ऑफ कमर्शियल बैंक्स, मैनेजेस देम एंड फाइनली रिकवर्स द मनी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। सेकंड स्टेटमेंट है बैड बैंक्स इज आल्सो इन्वॉल्व्ड इन लेंडिंग एंड टेकिंग डिपॉजिट्स। सो नीचे जो क्वेश्चन पूछा गया है, विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर करेक्ट? ए 1 ओनली, B 2 only, C both 1 and 2 and D neither 1 or not 2। So अब पहले हम बैड बैंक के कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। बैड बैंक का जो कॉन्सेप्ट है वो न्यू नहीं है, ये 2017 से ही रखा गया, इनफैक्ट उससे पहले भी इस कॉन्सेप्ट को रखा गया था। सो बैड बैंक का बेसिक मतलब क्या होता है कि जो अभी हमारे बैंक्स हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक्स जो है स्पेशली, उनमें क्या हो गया, एनपीए बहुत ज्यादा बढ़ गया है। एनपीए क्या होता है? नॉन परफॉर्मिंग एसेट, माने कि जो लोन्स उन्होंने दिए हैं लोगों को, वो लोन का जो पेमेंट है वो वापस नहीं आया है। तो अगर बैंक के पास लोन वापस नहीं आएगा इंटरेस्ट के साथ जो भी वो लेते हैं, तो क्या होता है, जो बैंक्स की जो अपने मनी होती है वो एक तरह से खत्म हो जाती है, और क्या होता है, वो फर्दर लेंडिंग नहीं कर सकते, वो फर्दर लोन नहीं दे सकते नॉर्मल पीपल या फिर गवर्नमेंट को भी। तो इससे क्या होता है, हमारे जो कंट्री होती है उसकी जो आर्थिक व्यवस्था है वो खराब हो जाती है। तो इसका जो ट्रीटमेंट करने के लिए बैड बैंक का एक कॉन्सेप्ट लाया गया है। इसे क्या कहते हैं? स्टेटमेंट में देखिए, द बैड बैंक इज एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। एसेट का मतलब यहाँ पे लोन हो गया या लोन से रिलेटेड कोई एसेट हो गए। रिकंस्ट्रक्शन कंपनी का मतलब क्या है कि जो दोबारा बैंक्स को हेल्प करता है बनने में। तो ये एक तरह से रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है जो कि बैड लोन्स को ले लेती है कमर्शियल बैंक्स के। यानी कि ये जो भी बैंक्स होते हैं, जो नॉर्मल पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं
ये क्या करते हैं, अपने जो भी इनके पास लोन्स होते हैं, जो पड़े होते हैं, जो वापस नहीं आए होते, वो एक तरह से बैड बैंक में ट्रांसफर कर देते हैं और फिर ये बैड बैंक क्या करते हैं, उनको मैनेज करते हैं और धीरे धीरे उस मनी को रिकवर करने की कोशिश करते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। बैड और सेकंड स्टेटमेंट क्या है, बैड बैंक इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन लेंडिंग एंड टेकिंग डिपॉजिट्स। जो बैड बैंक होते हैं ये नॉर्मल बैंक नहीं होते हैं, ये सिर्फ जो प्रॉब्लम है उसको क्योर करने के लिए बनाए गए, यानी कि ठीक करने के लिए बनाए गए हैं। तो ये ना तो लेंडिंग करते हैं, यानी कि ना तो लोन देते हैं, ना ही ये डिपॉजिट वहां पे कुछ जमा करना हो पैसे वगैरह, ये जमा नहीं करते। तो हम देखते हैं कि स्टेटमेंट 2 गलत है और स्टेटमेंट 1 करेक्ट है। तो हम देखते हैं कि ऑप्शन नंबर जो ए है 1 ओनली, वो एक करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कोल बर्निंग से रिलेटेड। तो जब भी कोल बर्न होता है तो कौन कौन से ऐसे एयरबॉर्न टॉक्सिन्स है और पॉल्यूटेंट्स हैं जो वो एयर में छोड़ देता है। यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। फर्स्ट है मरकरी, सेकंड है लेड, थर्ड है सल्फर डाइऑक्साइड एंड फोर्थ है नाइट्रोजन ऑक्साइड्स। सो सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। नीचे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। अगर हम देखें ये चारों जो ऊपर स्टेटमेंट के फॉर्म में ये ऑप्शंस दिए गए हैं, ये चारों ही करेक्ट है, क्योंकि जब कोल बर्न करता है तो वो हैवी मेटल्स भी एयर में छोड़ता है, जैसे कि मरकरी और लेड, और बाकी जो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड है ये दोनों गैसेज हैं जो कोल बर्निंग से एयर में ऐड होती हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे पर्टिकुलेट मैटर्स हैं जो कोल बर्निंग से आते हैं। सो यहाँ पर ये 4 ऑप्शंस चारों करेक्ट है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी है वो एक करेक्ट ऑप्शन है, यानी कि ऑप्शन डी 1, 2, 3 एंड 4 इज करेक्ट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड है द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड से। सो क्वेश्चन क्या कह रहा है, द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड हैज ज्यूरिडिक्शन ओवर। फर्स्ट ऑप्शन है जीनोसाइड, सेकेंड है क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, थर्ड है वार क्राइम्स, फोर्थ है क्राइम्स ऑफ एग्रेशन। सो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड का ज्यूरिडिक्शन कहाँ तक है? ज्यूरिडिक्शन का मतलब होता है क्षेत्राधिकार। सो बेसिकली जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं नीचे, ये चारों करेक्ट है। तो इस हिसाब से जो हमारे नीचे 4 मेन ऑप्शंस दिए गए हैं उनमें से डी जो ऑप्शन है, जिसमें 1, 2, 3 एंड 4, ये चारों ही करेक्ट ऑप्शंस हैं। सो थोड़ा जान लेते हैं इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड के बारे में। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड रोम स्टैट्यूट नाम की एक ट्रीटी साइन की गई थी 1998 में, इसके अंडर बनाया गया था। लेकिन जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड है ये फोर्स में 2002 में आया था। इसमें 2 पॉइंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट कि इंडिया आईसीसी का मेंबर नहीं है। बहुत सारे पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम्स में ये पूछा जाता है स्टेटमेंट के फॉर्म में, तो आप याद रखिएगा कि इंडिया इसका मेंबर नहीं है। सेकेंड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यूनाइटेड नेशन की ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये उसके साथ कॉपरेशन में काम करती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रिपोर्ट से रिलेटेड है। द इंक्लूसिव वेल्थ रिपोर्ट समटाइम सीन इन न्यूज इज रिलीज्ड बाय। फर्स्ट ऑप्शन है वर्ल्ड बैंक, सेकंड है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, थर्ड है यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट एंड डी जो ऑप्शन है वो है UNFCCC। तो इसका जो आंसर है वो है यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट। तो फ्रेंड्स जो लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस सीरीज का वो है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग हॉप स्पोर्ट्स। तो यहाँ पे 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं और नीचे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इसमें से करेक्ट ऑप्शन पूछा गया है। ये जो क्वेश्चन है ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप इस क्वेश्चन का आंसर मुझे जरूर कमेंट्स में दीजिएगा और होप फ्रेंड्स कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और इसी सीरीज का सेकंड पार्ट मैं बहुत जल्द लेकर आऊंगी।